तुलनात्मक राजनीति की विशेषताओं में नेक्स्ट है अंतर अनुशासनीय दृष्टिकोण, इसका मुख्य पक्ष। अब यदि हम मानव जीवन की बात करते हैं तो मनुष्य के जीवन के अनेक पहलू हैं, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक, इतने सारे पहलुओं में राजनीतिक सिर्फ एक पहलू है, समस्त नहीं है। इसी तरह से ही जो विषय हैं, अब हमारा जो सामाजिक जीवन है उससे जुड़ा हुआ विषय कौन सा है? समाजशास्त्र। वो हमारे सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों में आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। इसी तरह से हमारा आर्थिक जीवन है, या हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन का जो आर्थिक पहलू है उसके लिए कौन सा विषय है? अर्थशास्त्र। मनुष्य के मन के अध्ययन करने का विषय कौन सा है? मनोविज्ञान, है ना, ये सारे विषय। इसी तरह से जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो अंतर अनुशासनीय का अर्थ ये है कि जितने भी अन्य अनुशासन हैं, अन्य विषय हैं, यहाँ अनुशासन का संबंध जो अर्थ है वो विषय है, जितने भी अन्य विषय हैं ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जुड़े हुए तो मनुष्य से ही हैं, क्योंकि पूरी धरती की धुरी ही एक तरह से मनुष्य ही तो है। और क्या है? यदि मनुष्य ना हो, मानव जीवन ना हो तो धरती कुछ भी नहीं है, सिर्फ पत्थर और पानी ही तो रह जाएगा, और क्या रह जाएगा? मनुष्य है, इसीलिए अलग से इस धरती का महत्व है। तो ऐसे में जितने भी अन्य विषय हैं, तो विचारक ये कहते हैं कि हर विषय में अध्ययन तो मनुष्य का ही किया जाता है, मनुष्य के ही संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के ही विचारों का अध्ययन किया जाता है। और इन सभी विषयों में यदि हम देखते हैं तो जो राजनीति विज्ञान है कंपैरेटिवली इनके बाद आया है अस्तित्व में, माने उसको विज्ञान का जो दर्जा है वो काफी बाद में मिला है। जो सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा था ना कि पोलिस के अध्ययन से जुड़ा हुआ जो विषय अस्तित्व में आया उसको पॉलिटिकोस कहा जाने लगा था। पॉलिटिकोस से ही पॉलिटिक्स शब्द बना, पॉलिटिक्स को ही बाद में राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस कहा जाने लगा। और इसको विज्ञान का दर्जा देने वाले जो विचारक थे वो कौन से थे? सर्वप्रथम विचारक अरस्तु, जिसको राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु एक ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन किया और उसके आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किए कि कौन सी शासन प्रणाली अच्छी है और कौन सी शासन प्रणाली अच्छी नहीं है। तो विज्ञान का दर्जा तो राजनीति विज्ञान को बहुत बाद में मिला है। तो ऐसे में जो अन्य विज्ञान है, चाहे वो भौतिक विज्ञान है, चाहे अर्थशास्त्र है, चाहे मनोविज्ञान है या समाजशास्त्र है, ये विषय पहले से विज्ञान का दर्जा प्राप्त कर चुके थे। तो इनमें अनेक विधियां हैं, अनेक इन्होंने खोजें की हैं मानव व्यवहार के बारे में, मानव मन के बारे में, मनुष्य का व्यवहार कब कब कैसे कैसे बदलता है उस पर रिसर्चेज हुई हैं। तो विचारक ये कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान को या राजनीतिक विचारक को अकेले चलने के बजाय इसमें जो खोजें हुई हैं, अनुसंधान हुए हैं, उनका भी अध्ययन कर लेना चाहिए, उनका सहारा ले लेना चाहिए। और इनमें अध्ययन की पद्धतियाँ हैं, उन पद्धतियों का भी सहारा ले लेना चाहिए। माने हम मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं, सिर्फ राजनीतिक पहलू का अध्ययन करके हम उसको एक पूर्ण रूप नहीं दे सकते, उसको हम पूर्ण अध्ययन ही नहीं कह सकते, क्योंकि राजनीति जो है वो मानव जीवन का एक पक्ष है। जो अन्य पक्ष हैं उनका प्रभाव, माने समस्त का प्रभाव, जब तक मनुष्य के जीवन के अन्य पहलुओं का प्रभाव उसके राजनीतिक व्यवहार के प्रभाव पर क्या है, कैसा है, जब तक हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे, उसका सहारा नहीं लेंगे, समग्र के रूप में इसका हम अध्ययन नहीं करेंगे, तो ऐसे में इसका जो अध्ययन है वो अपने आप में अधूरा रहेगा। माने समस्त वातावरण वही है, समाज में हम रहते हैं, राजनीतिक विधि, राजनीतिक गतिविधि ये सारी समाज में तो संभव है, समाज से बाहर तो कुछ भी संभव नहीं है।
राज्य की जो उत्पत्ति हुई वो समाज में ही तो हुई है। मनुष्य ने जब समाज के रूप में इकट्ठे रहना शुरू किया तभी राज्य नाम की संस्था धीरे धीरे अस्तित्व में आई। उससे पहले तो राज्य भी नहीं था। तो समग्र का अध्ययन जब हम करेंगे और दूसरा समस्त वातावरण का जो प्रभाव है वो राजनीतिक पहलू पर कितना पड़ता है, कैसा पड़ता है, जब तक उसके प्रभाव का अध्ययन हम नहीं करेंगे तब तक ये अध्ययन अपने आप में अधूरा रहेगा। नेक्स्ट है इसमें मूल्य मुक्त अध्ययन, वैल्यूज फ्री स्टडी। यहाँ मूल्य का अर्थ क्या है? किसी वस्तु का मूल्य नहीं, यहाँ मूल्य का अर्थ है दृष्टिकोण, विचार, अभिवृत्ति। माने जीवन के प्रति हमारे जो विचार हैं, जीवन के प्रति जो हमारे दृष्टिकोण है वो है हमारे मूल्य। इसी तरह से राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो हमारे विचार हैं, पूरी सामाजिक व्यवस्था के प्रति जो हमारे विचार हैं वो क्या है? हमारे राजनीतिक मूल्य या सामाजिक मूल्य। और जब मूल्यों की बात आती है तो इसमें आदर्श पक्ष रहता है। जब भी हम किसी भी विषय की बात करते हैं जिसमें हमारे मूल्य शामिल हैं, हमारा दृष्टिकोण शामिल है, तो उसमें हम चाहिए शब्द लगाते हैं। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, राज्य ऐसा होना चाहिए, शासक ऐसा होना चाहिए, शासकीय गतिविधियाँ ऐसी होनी चाहिए। चाहिए शब्द आता है। जो चाहिए है ये आदर्श का प्रतीक है, क्योंकि ये है नहीं, ये विद्यमान नहीं है। हम सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, और जहाँ चाहिए आ गया वहाँ मूल्य आ गए, हमारी सोच आ गई, हमारा दृष्टिकोण आ गया, हमारे विचार आ गए। तो ऐसे में अब तुलनात्मक राजनीति क्या है? दो या दो से अधिक देशों की शासन प्रणालियों की तुलना करना। अब जो विचारक है यदि उसके अपने मूल्य, अपने दृष्टिकोण, अपनी अभिवृत्तियाँ, अपने विचार उसमें शामिल हो गए तुलना करते हुए, तो वो अध्ययन दूसरी दिशा में चला जाएगा। यहाँ तो तुलनात्मक राजनीति में दो या दो से अधिक देशों की शासन प्रणालियों का अध्ययन करना है। और सिंपली उदाहरण के तौर पर जैसे आपको बताया जाए कि आप कोई रिसर्च कर रहे हो कि तोशाम के लोगों ने बीजेपी को वोट क्यों दिए, कांग्रेस को क्यों दिए, कितने किसको दिए, या दोनों में से कौन सा राजनीतिक दल अच्छा है। आप खुद बीजेपी के समर्थक हो, विश्लेषण में क्या आएगा? बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है। आप खुद कांग्रेस के समर्थक हो, विश्लेषण में आपके वही आ जाएंगे कि बीजेपी को ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, आ जाएगा ना। ये है मूल्य, दृष्टिकोण। माने जो रिसर्च कर रहा है उसके खुद के विचार, खुद का दृष्टिकोण, वो उसके राजनीतिक मूल्य हैं। तो जो तुलनात्मक राजनीति है इसमें अनुसंधान करने वाले के खुद के मूल्य शामिल ना हो। जो जैसा है उसको वैसा का वैसा उसको प्रस्तुत करना है। उसने अपने विचार उसमें नहीं थोपने कि नैतिकता के आधार पर यह होना चाहिए। नैतिकता का, नीति शास्त्र का तुलनात्मक राजनीति में कोई भी स्थान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक पक्ष इसमें शामिल होना चाहिए। क्लियर है यहाँ? नेक्स्ट है इसमें सिद्धांत निर्माण की खोज। कि जो तुलनात्मक राजनीति है इसमें जो रिसर्चर है, जो अनुसंधान करने वाला है, रिसर्च करने वाला है, अनुसंधान करता है, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वो कोई ना कोई नया सिद्धांत बनाए या पहले से स्थापित सिद्धांत का पुनरावलोकन करे। क्यों? क्योंकि उसको क्या अध्ययन करना है? दो या दो से अधिक देशों के कुछ पक्षों का उसको अध्ययन करना है कि अंतर क्या है, समानताएं क्या है। अब जब तक उसने अध्ययन नहीं किया था, समानताएं तो तब भी थी, असमानताएं तब भी थी। उसने लिख दी तो वो बड़ी हो गई? नहीं ना, वो तो पहले से थी। समानताएं भी पहले से थी, असमानताएं भी पहले से थी।
तो रिसर्चर का काम केवल उनको लिख देना ही पर्याप्त नहीं है, उसको क्या करना है, उन समानताओं और असमानताओं के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाले, कोई ऐसा निष्कर्ष जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, जिस पर सिद्धांत प्रतिपादित हो। कि जैसे एक सिद्धांत है कि जो आर्थिक असमानता है वो लोकतंत्र को कमजोर करती है। आर्थिक असमानता जहाँ होगी वहाँ क्रांति की संभावना अधिक होगी। अमीर और गरीब के बीच की खाई जहाँ ज़्यादा चौड़ी होगी, माने असमानताएं तो हैं, सब जगह हैं, तो ये निष्कर्ष किसी ने निकाला ना, और यह सटीक है, क्योंकि जहाँ अमीर और गरीब के बीच की खाई ज़्यादा चौड़ी होगी वहाँ जो गरीब वर्ग है कभी ना कभी, हर एक के सहने की एक सीमा होती है, कभी ना कभी वो फट पड़ेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो कि एक लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे में जो रिसर्चर है उसका उद्देश्य सिर्फ समानताएं और असमानताएं इनका वर्णन करना ही नहीं है, बल्कि इसके आधार पर कोई सिद्धांत प्रतिपादित हो सके, व्यावहारिक रूप से वो उपयोगी हो, ये उसको प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित। ये जो दृष्टिकोण है इसके अंतर्गत राजनीति के व्यवहार पर विशेष बल दिया जाता है। अंतर समझ रहे हो इसमें? राजनीतिक संस्थाएं तो बहुत सालों से बनी हुई हैं, हर संस्था के निश्चित कार्य हैं, हर संस्था के निश्चित नियम हैं, सब कुछ उन नियमों के अधीन क्रमवार चलता रहता है, जैसे जो भी कार्य करना है व्यवस्था को जिस तरीके से करना है। लेकिन उसका व्यवहारिक रूप, लोग उसमें किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। चुनाव हर 5 वर्ष के बाद होते हैं हमारे देश में, लेकिन लोगों का राजनीतिक व्यवहार हर चुनाव में पिछले चुनाव की अपेक्षा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। ऐसी संस्थाओं के प्रति जो हमारी सोच है वो भी समय के साथ साथ बदलती रहती है। अब न्यायपालिका इसको बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से हमारे देश में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। माने कहीं ना कहीं उसके ढांचे में कोई दोष आ चुका है, उसकी कार्य प्रणाली में दोष आ चुका है, तभी लोग सवाल उठा रहे हैं, प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। तो यहाँ जो व्यवहारिक पक्ष है, जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार हो रहा है, उसका अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में किया जाए। नेक्स्ट है इसमें व्यवस्था मूलक दृष्टिकोण पर आधारित। अब हर देश का अपना एक संविधान होता है, चाहे लिखित हो चाहे अलिखित हो। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, बाकी लगभग सभी देशों का लिखित है। संविधान क्या है? कानूनों का संग्रह। तो यहाँ तुलनात्मक राजनीति का जो विचारक है, जो व्यवस्था का अध्ययन कर रहा है, उसको संविधान का अध्ययन नहीं करना कि पूरा का पूरा संविधान पर केंद्रित हो जाए, कानून ऐसे हैं, कानून तो लिखे हुए हैं, जैसे हैं वो हैं। संविधान पर फोकस ना करके उसको व्यवस्था पर फोकस करना कि व्यवस्था कैसे संचालित हो रही है, राज्य सत्ता कैसे प्राप्त की जाती है, शक्ति कैसे प्राप्त की जा रही है। शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है? लोकतंत्र तो चुनाव के माध्यम से। शक्ति की वैधता है या नहीं है? शक्ति क्या है, किसको कहेंगे शक्ति? सेकेंड ईयर में पढ़ा था ना, किसी को डरा धमका कर उससे मनचाहा व्यवहार प्राप्त करना, माने दूसरे से वो कार्य करवाना जो उसको करना नहीं था।
और कैसे कराना, उसको डरा कर। कोई भी भय दिखाया जाए, चाहे धन का, चाहे आर्थिक भय दिखाया जाए, चाहे शारीरिक भय दिखाया जाए, माने उसको डराकर उससे मनचाहा व्यवहार प्राप्त करना। तो ऐसे में शक्ति कैसे प्राप्त की जा रही है और वो वैध है या नहीं है, ये सारा जो राजनीतिक व्यवस्था में ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका अध्ययन एक तुलनात्मक राजनीति के विचारक को करना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? बाकी आपको कल कराएंगे।